एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम कर रहे थे JKSSB के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी और हमारा टॉपिक चल रहा था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, राइट। पहले 40 क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके थे। आज की वीडियो में नए 20 क्वेश्चन करने वाले हैं, राइट। तो चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट अपनी वीडियो शुरू करते हैं, राइट। क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। स्टेटमेंट हैं, business and owner are treated as separate entities. Personal transaction of the owner are not recorded in the books of account. Capital introduced by the owner is treated as a liability of the business. Drawing reduce the owner's capital. Right. Statement 1 है, बिजनेस एंड ओनर आर ट्रीटेड एज सेपरेट एंटिटीज़। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये बिज़नेस एंटिटी कंसेप्ट का बेसिक रूल है कि बिज़नेस की आइडेंटिटी ओनर से अलग होनी चाहिए। किसी भी ट्रांजैक्शन के लिए बिज़नेस और बिज़नेस के ओनर को अलग अलग एंटिटी माना जाए, राइट। नेक्स्ट है, पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। करेक्ट। ओनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए टीवी, मोबाइल या घर का फर्नीचर खरीदे तो ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सिर्फ बिज़नेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होंगी, राइट। नेक्स्ट है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर इज ट्रीटेड एज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। करेक्ट। अकाउंटिंग की नज़र में ओनर और बिजनेस दो अलग अलग हैं, राइट। जब ओनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस के लिए ओनर का क्लेम होता है, इसलिए कैपिटल को लायबिलिटी साइड में शो करते हैं, राइट। और जैसा कि आपको पता है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, ड्राइंग्स रिड्यूस द ओनर्स कैपिटल। करेक्ट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए कैश या गुड्स निकाल के लेके जाता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग से ओनर की इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, राइट। तो कैपिटल में से भी ड्राइंग माइनस हो जाएंगी, राइट। इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2, 3 एंड 4, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट एंड स्टेटमेंट्स आर, ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड इन बुक्स, एम्प्लॉइज एफिशिएंसी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, inflation automatically changes recorded asset value, inflation automatically changes recorded asset value, love and goodwill of customer cannot be generally recorded in unless required। तो स्टेटमेंट 1 है हमारे पास, ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स आर रिकॉर्डेड। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मशीनरी 5 लाख की है और सैलरी 40,000 की, ये सब मॉनेटरी टर्म्स में मेजर किए जा सकते हैं, राइट। तो इन चीज़ों को हम बिज़नेस में ट्रांजैक्शंस मान के रिकॉर्ड करेंगे, राइट। स्टेटमेंट 2 है, एम्प्लॉइज़ एफिशिएंसी इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। गलत, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। एम्प्लॉय की ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस या एफिशिएंसी वैल्यूएबल नहीं है, मतलब हम इनकी वैल्यू नहीं कर सकते, लेकिन इनकी मॉनेटरी वैल्यू एक्यूरेसी मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट। ये वैल्यूएबल हैं लेकिन इनको हम मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसलिए अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती, राइट। नेक्स्ट है, इन्फ्लेशन ऑटोमेटिकली चेंजेस रिकॉर्डेड एसेट वैल्यू। इनकरेक्ट, ये भी रॉन्ग है। ट्रेडिशनल अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट को फॉलो करता है। इन्फ्लेशन की वजह से एसेट की बुक वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है, लव एंड गुडविल ऑफ कस्टमर कैन नॉट जनरली बी रिकॉर्डेड अनलेस एक्वायर्ड, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंटरनली जनरेटेड कस्टमर्स लॉयल्टी या गुडविल को मॉनेटरी टर्म्स में रिलायबली मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर गुडविल परचेज़ की गई है तब उसे रिकॉर्ड किया जा सकता है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1 एंड 4 ओनली, राइट। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। और स्टेटमेंट्स हैं, इट एज्यूम द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर द फोरसीएबल फ्यूचर, एसेट्स आर जनरली वैल्यूड विदाउट एज्यूमिंग इमीडिएट लिक्विडेशन, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट एंड इट एज्यूम्स एवरी बिजनेस विल अर्न प्रॉफिट। तो हमारा स्टेटमेंट 1 है,
इट एज्यूम्स द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फोरसेबल फ्यूचर। ठीक है, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एज्यूम करता है कि बिज़नेस फोरसेबल फ्यूचर में कंटिन्यूसली चलता रहेगा, बिज़नेस को इमिडिएटली बंद और नहीं किया जाएगा, राइट। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है, ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट की डेफिनेशन है, राइट। नेक्स्ट है एसेट्स आर जनरली वैल्यूड विदाउट एज्यूमिंग इमीडिएट लिक्विडेशन। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर बिज़नेस कंटिन्यू करेगा तो एसेट्स को डिस्ट्रेस सेल वैल्यू पर नहीं लिखा जाएगा, राइट। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है डेप्रिसिएशन इज़ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मशीन को उसकी यूज़फुल लाइफ तक यूज़ करने का एजम्पशन की कंसेप्ट पर ही बेस्ड है, राइट। इसी वजह से डेप्रिसिएशन हर साल चार्ज किया जाता है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है इट एज्यूम्स एवरी बिजनेस विल अर्न प्रॉफिट। नो, दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। गोइंग कंसर्न सिर्फ बिजनेस के कंटिन्यू होने की एजम्पशन देता है, प्रॉफिट करने की एजम्पशन नहीं देता, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। एंड स्टेटमेंट्स हैं द लाइफ ऑफ अ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अकाउंटिंग पीरियड्स, प्रॉफिट इज डिटर्मिन्ड फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड, financial statements are prepared periodically, the accounting period must always be 6 months। तो बिजनेस थियोरेटिकली अनलिमिटेड पीरियड तक चल सकता है, लेकिन प्रॉफिट हर साल जानने के लिए उसकी लाइफ को डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड किया जाता है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 कहता है द लाइफ ऑफ द बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू अकाउंटिंग पीरियड। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नॉर्मली अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का होता है, ठीक है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है प्रॉफिट इज़ डिटर्मिन्ड फॉर ईच अकाउंटिंग पीरियड। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हर अकाउंटिंग ईयर के लिए प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड पीरियोडिकली। येस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड पर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर की जाती है सो दैट प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर किया जा सके, चेक किया जा सके, राइट। अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती हैं। नेक्स्ट है द काउंटिंग पीरियड मस्ट ऑलवेज भी 6 मंथ। नो, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये इनकरेक्ट है। अकाउंटिंग पीरियड 6 मंथ होना ज़रूरी नहीं है, जनरली 1 फाइनेंशियल ईयर होता है और अगर लॉ सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से अलग भी हो सकता है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कॉस्ट कंसेप्ट। स्टेटमेंट्स हैं एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट, मार्केट वैल्यू ऑलवेज रिप्लेसेस हिस्टोरिकल कॉस्ट इन बुक्स, कॉस्ट कंसेप्ट इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी, परचेज प्राइस एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम द पार्ट ऑफ कॉस्ट, राइट। तो स्टेटमेंट कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि एसेट को परचेज कॉस्ट यानी हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड किया जाता है, मार्केट वैल्यू पर नहीं, राइट। स्टेटमेंट 1 है एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड एट एक्विजिशन कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मशीन 10 लाख में खरीदी गई है तो बुक्स में 10 लाख पर ही रिकॉर्ड होगी, राइट। सेकेंड स्टेटमेंट है मार्केट वैल्यू ऑलवेज रिप्लेसेस हिस्टोरिकल कॉस्ट इन बुक। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। अकॉर्डिंग नॉर्मली हिस्टोरिकल कॉस्ट फॉलो करते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू ऑटोमेटिकली रिप्लेस नहीं होती, राइट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट इंश्योर ऑब्जेक्टिविटी। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। परचेज इनवॉइस और बिल अवेलेबल होते हैं इसलिए रिकॉर्डेड अमाउंट ऑब्जेक्टिव और वेरीफाइबल होता है, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास परचेज प्राइस एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस फॉर्म पार्ट ऑफ कॉस्ट। येस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं परचेज प्राइस, फ्रेट, इंस्टॉलेशन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस। ये सब एसेट की कॉस्ट में ऐड होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल आप कोई कंप्यूटर ख़रीदने जाते हैं तो कंप्यूटर की जो कॉस्ट पे की है प्लस उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अपने ऑफिस तक वो लेके आए आप, वो ऐड की जाएगी, प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट, मतलब एसेट की कॉस्ट प्लस ऑल द कॉस्ट विच पुट द एसेट रेडी टू यूज़ करने तक की सारी कॉस्ट उसकी कॉस्ट में ऐड की जाती है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास
Consider the following statement regarding the dual aspect concept. Every transaction has two aspects. Every debt has a corresponding credit. Every debit has a corresponding credit. The accounting equation is based on this concept and a transaction affects only one account. तो ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट अकाउंटिंग का सबसे फंडामेंटल कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो आस्पेक्ट होते हैं। इसी कंसेप्ट पर डबल एंट्री सिस्टम बेस्ड है, राइट। तो हर ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट है। स्टेटमेंट 1 है एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ टू आस्पेक्ट। यस, ये ट्रांजैक्शन बिल्कुल करेक्ट है। हर ट्रांजैक्शन का एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है, राइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट है एवरी डेबिट हैज़ अ कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। डबल एंट्री सिस्टम का गोल्डन रूल है डेबिट टोटल डेबिट इज इक्वल टू टोटल क्रेडिट। हर डेबिट के सामने एक इक्वल अमाउंट का क्रेडिट भी ज़रूर होगा। नेक्स्ट है द अकाउंटिंग इक्वेशन इज़ बेस्ड ऑन दिस कंसेप्ट। येस, दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, राइट। हर ट्रांजैक्शन के बाद ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहती है। ये ड्यूअल आस्पेक्ट कंसेप्ट की वजह से ही पॉसिबल है। एंड नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स ओनली वन अकाउंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। अकाउंटिंग में कोई भी ट्रांजैक्शन सिर्फ एक अकाउंट को अफेक्ट नहीं करती, मिनिमम दो अकाउंट्स हमेशा अफेक्ट होते हैं, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट के रिगार्डिंग आपने स्टेटमेंट बताने हैं। स्टेटमेंट है हमारे पास एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रिलेटेड रेवेन्यूज़। इट हेल्प्स डिटर्मिन करेक्ट प्रॉफिट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड अंडर दिस कंसेप्ट। फ्यूचर एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इग्नोर्ड। तो मैचिंग कंसेप्ट कहता है कि जिस पीरियड की रेवेन्यू हो उसी पीरियड से रिलेटेड एक्सपेंसेस को मैच किया जाए और उन्हें मैच करके इनकम और एक्सपेंडिचर जो भी रेवेन्यू और एक्सपेंसेस उनको मैच करके प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए, राइट। अगर आपकी एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं इनकम कम है तो उस केस में आपका लॉस होगा। एंड अगर आपके एक्सपेंसेस कम है और इनकम ज़्यादा है, रेवेन्यू ज़्यादा है, तो उस केस में आपका प्रॉफिट होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट है एक्सपेंसेस आर मैच्ड विद द रिलेटेड रेवेन्यू। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये मैचिंग कंसेप्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है इट हेल्प्स डिटर्मिन करेक्ट प्रॉफिट। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू सेम पीरियड में मैच होंगे तभी एक्चुअल प्रॉफिट का हमें पता चलेगा। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड अंडर दिस कंसेप्ट। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा, इस तरह के सभी एक्सपेंसेस करंट ईयर एक्सपेंसेस होते हैं, राइट। चाहे पेमेंट बाद में हो या पहले हो, एक्सपेंसेस करंट ईयर में ही रिकॉर्ड होंगे। नेक्स्ट है फ्यूचर एक्सपेंसेस आर ऑलवेज इग्नोर्ड। रॉन्ग, ये स्टेटमेंट गलत है। फ्यूचर एक्सपेंसेस अगर करंट रेवेन्यू से रिलेटेड नहीं है तो करंट ईयर में रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं किया जाता, उन्हें अप्रोप्रिएट पीरियड में रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। स्टेटमेंट्स हैं रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अर्नड, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड, credit sales may be recognized as revenue, it helps determine the correct profit। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट कहता है कि रेवेन्यू तब रिकॉग्नाइज होता है जब वो अर्न हो जाए, सिर्फ कैश रिसीव या कैश पेमेंट होने पे नहीं होता, राइट। तो स्टेटमेंट 1 है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज व्हेन अर्नड। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। रेवेन्यू अर्न होने पर ही रिकॉर्ड किया जाता है। स्टेटमेंट सेकंड है रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड। ये स्टेटमेंट गलत है। अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस फॉलो करता है, कैश रिसीव होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है क्रेडिट सेल्स में भी रिकॉग्नाइज्ड एज रेवेन्यू। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। क्रेडिट सेल के टाइम ही रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा, पेमेंट बाद में आएगी तो रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो चुका होगा, ठीक है। लास्ट है इट हेल्प्स डिटर्मिन द करेक्ट प्रॉफिट। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सही टाइम पर रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होगा, रिकॉर्ड होगा, तभी प्रॉफिट एक्यूरेट निकलेगा, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 3 एंड 4 ओनली।
नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, ठीक है। और स्टेटमेंट है हमारे पास, एक्सपेक्टेड लॉसेज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड जनरली नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, इट अवॉइड्स ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड इनकम, इट एनकरेजेस रिकॉर्डिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, राइट। तो कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट को प्रूडेंस कंसेप्ट भी कहा जाता है और इसका रूल ये है कि एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉफिट होने वाला तो उस प्रॉफिट को जब तक वो हो ना जाए तब तक आपने रिकॉर्ड नहीं करना है, लेकिन इन केस आपको लगता है कि फ्यूचर में कोई नुकसान होने वाला तो उसके लिए आपको ऑलरेडी प्रोविज़न बना के चलना है, राइट। तो स्टेटमेंट है एक्सपेक्टेड लॉसेज शुड बी रिकॉग्नाइज, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पॉसिबल लॉसेज के लिए प्रोविज़न बनाया जाता है, एग्जाम्पल प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, राइट। नेक्स्ट है एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शुड जनरली नॉट बी रिकॉग्नाइज, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। जब तक प्रॉफिट एक्चुअल में अर्न ना हो जाए तब तक आप उसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इट अवॉइड्स ओवर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड इनकम, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये कंसेप्ट एसेट और इनकम को अननेसेसरी ज़्यादा वैल्यू पर दिखाने से बचता है। नेक्स्ट है इट एनकरेजेस रिकॉर्डिंग अनरियलाइज प्रॉफिट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट कभी भी अनरियलाइज प्रॉफिट रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं देता, राइट। तो आपका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड स्टेटमेंट्स हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, frequent changes reduce comparability, consistency improve analysis of financial statement, and accounting methods cannot be changed under any circumstances. कंसिस्टेंसी कंसेप्ट कहता है कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज़ और मेथड को ईयर आफ्टर ईयर कंसिस्टेंटली फॉलो करना चाहिए ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल हो, राइट। 2 साल के अकाउंटिंग पीरियड्स के रिकॉर्ड में अगर पॉलिसीज़ आप चेंज कर दोगे तो आप उनका कंपैरिजन कैसे कर सकते हो। इसलिए कहा जाता है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज़ आप सेम ही फॉलो करें सो दैट जो भी जितने भी ईयर्स के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो इजीली कंपेयर हो सकें। एंड स्टेटमेंट है अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एक बार डेप्रिसिएशन का मेथड चूज़ कर लिया तो जनरली उसी मेथड से हम डेप्रिसिएशन कंटिन्यू करेंगे, राइट। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट चेंजेस रिड्यूस कंपैरेबिलिटी, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हर साल अकाउंटिंग मेथड बदल दिए जाएं तो डिफरेंट ईयर्स का रिजल्ट कंपेयर करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इंप्रूव एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। सेम मेथड यूज़ होने से ट्रेंड एनालिसिस और परफॉर्मेंस कंपैरिजन ईजी हो जाता है। एंड फोर्थ है अकाउंटिंग मेथड कैन नॉट बी चेंज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, इनकरेक्ट ये गलत है। अकाउंटिंग मेथड चेंज किए जा सकते हैं अगर वैलिड रीज़न हो, जैसे लॉ या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट हो या चेंज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रिलायबल और रेलेवेंट हो जाए, लेकिन ऐसी चेंजेस को प्रॉपर डिस्क्लोजर करना ज़रूरी है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल। अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन अ वेरीफाइबल एविडेंस, पर्सनल opinions should not influence accounting record, bill and invoices support objectivity, estimates are never used in accounting. ऑब्जेक्टिविटी प्रिंसिपल क्या कहता है, इसका मतलब है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड फैक्ट्स और वेरीफाइबल एविडेंसेस पर बेस्ड होने चाहिए, ना कि किसी व्यक्ति की पर्सनल ओपिनियन या किसी गेस पर, राइट। इस प्रिंसिपल का ऑब्जेक्टिव है रिलायबल और अनबाइस्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है अकाउंटिंग रिकॉर्ड शुड बी बेस्ड ऑन वेरीफाइबल एविडेंसेस, यस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हर ट्रांजैक्शन के सपोर्ट में प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, फॉर एग्जांपल इनवॉइस, कैश मेमो, बिल, रिसिप्ट या वाचर, ये सब अकाउंटिंग एंट्रीज को वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड है पर्सनल ओपिनियन शुड नॉट इन्फ्लुएंस अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। अकाउंटिंग फैक्ट्स पर बेस्ड होनी चाहिए, पर्सनल जजमेंट या इमोशंस पर नहीं।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मशीन 5 लाख की ख़रीदी गई है तो उसे 6 लाख सिर्फ इसलिए रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता क्योंकि ओनर को लगता है कि उसकी वैल्यू ज़्यादा है, राइट। एंड नेक्स्ट है स्टेटमेंट बिल्स एंड इन्वॉइसेस सपोर्ट ऑब्जेक्टिविटी। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बिल्स, इन्वॉइसेस और वॉचेस अकाउंटिंग एंट्री के डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होते हैं, इसी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिलायबल बनती है, राइट। नेक्स्ट है एस्टिमेट्स आर नेवर यूज्ड इन अकाउंटिंग। ये स्टेटमेंट गलत है। अकाउंटिंग में कई जगह एस्टिमेट का यूज़ होता है, जैसे कि डेप्रिसिएशन, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वारंटी एक्सपेंसेस, इसलिए नेवर वर्ड गलत है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। They improve comparability of financial statement, they reduce accounting diversity, they increase the reliability of the financial reporting, they eliminate all accounting frauds. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को यूनिफॉर्म बनाते हैं, इसलिए उसे यूज़ किया जाता है। इसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ICAI इशू करते हैं कंपनीज़ के लिए एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के अनुसार। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंड AS फॉलो किए जाते हैं, राइट। तो स्टेटमेंट है दे इम्प्रूव कंपैरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर सब कंपनी सेम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करें तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली कंपेयर की जा सकती है। सेकंड है देर रिड्यूस अकाउंटिंग डाइवर्सिटी। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड की वजह से कन्फ्यूजन होता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्मिटी लेकर आते हैं। एंड थर्ड है दे इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। स्टैंडर्डाइज्ड रूल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा ट्रस्टवर्दी और ट्रांसपेरेंट बनते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट है दे एलिमिनेट ऑल फाइनेंशियल फ्रॉड। ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फ्रॉड को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, लेकिन 100% फ्रॉड एलिमिनेशन नहीं कर सकते, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू डिटर्मिन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटर्मिन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। बैलेंस शीट शोज फाइनेंशियल पोजीशन एंड ट्रायल बैलेंस इज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को शो करती हैं, राइट। एंड स्टेटमेंट 1 कहता है ट्रेडिंग अकाउंट इज़ प्रिपेयर टू एसेटेन ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस। यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ट्रेडिंग अकाउंट बना के हमें या तो ग्रॉस प्रॉफिट का पता चलता है या ग्रॉस लॉस का, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिटर्मिन्स नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। ऑपरेटिंग और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को एडजस्ट करने के बाद नेट प्रॉफिट या नेट लॉस की कैलकुलेशन होती है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होती है, राइट। नेक्स्ट है बैलेंस शीट शोज़ फाइनेंशियल पोजीशन। यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। बैलेंस शीट बताती है कि बिज़नेस के पास एसेट्स कितनी हैं, लायबिलिटीज़ कितनी हैं और कैपिटल कितना है एक पर्टिकुलर डेट पर, राइट। इससे हमें बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। फोर्थ है ट्रायल बैलेंस इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। ट्रायल बैलेंस एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो लेजर बैलेंस की एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाई जाती है, ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग करेंट एसेट्स। स्टेटमेंट्स हैं कैश इज़ अ करेंट एसेट, इन्वेंट्री इज़ जनरली अ करेंट एसेट, डेटर आर करेंट एसेट एंड बिल्डिंग इज़ अ करेंट एसेट। करेंट एसेट वो एसेट होती हैं जो नॉर्मली एक अकाउंटिंग ईयर या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, राइट। एंड स्टेटमेंट 1 कहता है कैश इज़ अ करेंट एसेट। यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैश सबसे लिक्विड करेंट एसेट है। सेकंड है इन्वेंट्री इज जनरली अ करेंट एसेट। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इन्वेंट्री को बिजनेस सेल करके कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, राइट। थर्ड है डेटर आर करेंट एसेट। यस, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। डेटर से फ्यूचर में कैश रिसीव होना होता है, इसलिए करेंट एसेट है। एंड फोर्थ है बिल्डिंग इज़ अ करेंट एसेट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। बिल्डिंग लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती है, ये करेंट एसेट नहीं है, ये नॉन करेंट एसेट है, मतलब फिक्स्ड एसेट है, राइट।
तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नॉन करेंट एसेट्स। लैंड इज़ जनरली अ नॉन करेंट एसेट, मशीनरी इज़ अ नॉन करेंट एसेट, पेटेंट्स इज़ एन इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट एंड कैश इन हैंड इज़ अ नॉन करेंट एसेट। नॉन करेंट एसेट मतलब फिक्स्ड एसेट, वो एसेट्स होते हैं जो बिज़नेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रखे जाते हैं और एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर अंदर नॉर्मली कैश में कन्वर्ट नहीं किए जाते। स्टेटमेंट 1 कहता है लैंड लॉन्ग टर्म लैंड इज़ जनरली अ नॉन करेंट एसेट। तो लैंड लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए होती है, राइट। जनरली इस पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मशीनरी इज़ अ नॉन करेंट एसेट, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मशीनरी प्रोडक्शन के लिए सालों साल तक यूज़ की जाती है, राइट। एंड स्टेटमेंट 3 पेटेंट्स इज़ एन इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पेटेंट्स को फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, इसलिए। थर्ड स्टेटमेंट है पेटेंट्स इज़ एन इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट, राइट। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पेटेंट की फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट देता है, राइट। इसलिए ये इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट है, राइट। नेक्स्ट है कैश इन हैंड इज़ अ नॉन करेंट एसेट, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। कैश इन हैंड एक करेंट एसेट है, ये इमीडिएटली यूज़ की जा सकती है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनटेंजिबल एसेट्स एंड स्टेटमेंट्स हैं दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, पेटेंट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, फर्नीचर इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, राइट। तो इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट होती हैं जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती लेकिन बिजनेस को फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स या सॉफ्टवेयर लाइसेंस, राइट। स्टेटमेंट 1 है दे हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इंटेंजिबल एसेट को हम देख या टच नहीं कर सकते लेकिन उनकी एक वैल्यू होती है जो बिज़नेस को फ़ायदा पहुंचाती है। नेक्स्ट है गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, येस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। गुडविल बिजनेस की रेपुटेशन और कस्टमर ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये एक इम्पॉर्टेंट इंटेंजिबल एसेट है। नेक्स्ट है पेटेंट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, येस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। पेटेंट्स किसी इन्वेंशन पर लीगल राइट देता है, इसको कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, राइट, लेकिन इसकी वैल्यू होती है। नेक्स्ट है फर्नीचर इज़ एन इंटेंजिबल एसेट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट नहीं है, रॉन्ग है। फर्नीचर को देखा जा सकता है और टच किया जा सकता है, इसलिए फर्नीचर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट है, राइट। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड स्टेटमेंट हैं इट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, purchase of machinery is a capital expenditure, major improvement to a building may be a capital expenditure, payment of salary is a capital expenditure, right। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बिज़नेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट देता है, राइट। ये जनरली फिक्स एसेट की परचेज या इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड होता है। तो आइए देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है इट प्रोवाइड्स बेनिफिट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, येस ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट सालों तक मिलता है। सेकंड है परचेज ऑफ मशीनरी इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, येस ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। मशीनरी बिजनेस में लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए खरीदी जाती है, राइट। एंड थर्ड है मेजर इंप्रूवमेंट टू अ बिल्डिंग में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, येस ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर बिल्डिंग की लाइफ या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दी जाए तो एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा। नेक्स्ट है पेमेंट ऑफ सैलरी इज़ अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। पेमेंट ऑफ सैलरी डेली बिजनेस ऑपरेशंस का एक्सपेंसेस हैं, तो ये रेवेन्यू नेचर का है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और स्टेटमेंट्स हैं
It is incurred for day-to-day operations. Wages paid for manufacturing are generally revenue expenditure. Rent paid as revenue expenditure. Purchase of land is a revenue expenditure. Right? अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो डे टू डे बिजनेस ऑपरेशंस के लिए चलाया जाता है. इसका बेनिफिट करंट पीरियड तक ही होता है. चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं. इट इज़ इनकर्ड फॉर डे टू डे ऑपरेशंस. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए एक्सपेंसेस रेगुलरली होते हैं. नेक्स्ट है वेजेस पेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ जनरली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस नॉर्मली प्रोडक्शन कॉस्ट का ही पार्ट होते हैं. एंड नेक्स्ट है रेंट पेड इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. रेंट एक रेकरिंग बिजनेस एक्सपेंस है. इसका बेनिफिट करंट पीरियड तक ही सीमित होता है. एंड लास्ट है परचेज ऑफ लैंड इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. गलत, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है. लैंड परचेज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होता है. राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. एंड स्टेटमेंट्स हैं इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन बजटिंग. It assists investor in making investment decision. It helps bank while granting loan and it completely remove business risk. तो देखते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिर्फ ओनर के लिए ही नहीं बल्कि मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, बैंक्स, गवर्नमेंट और क्रेडिटर्स सब के लिए यूज़फुल होती है. राइट? तो स्टेटमेंट देखते हैं. इट हेल्प्स मैनेजमेंट इन बजटिंग. यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है. पास्ट अकाउंटिंग डेटा की हेल्प से ही फ्यूचर बजट प्लान किए जाते हैं. नेक्स्ट है इट इन्वेस्टर इन मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखकर डिसाइड करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए. नेक्स्ट है इट हेल्प्स बैंक्स वाइल ग्रांटिंग लोन. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. बैंक्स बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करके ही लोन सैंक्शन करते हैं. एंड लास्ट स्टेटमेंट है इट कम्प्लीटली रिमूव बिजनेस रिस्क. ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है, रॉन्ग है. अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है लेकिन बिजनेस रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर सकती. राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज़ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ अकाउंटिंग. स्टेटमेंट्स हैं अकाउंटिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन. Accounting include classification and summarization. Accounting include interpretation and communication of information. And accounting is limited only to bookkeeping. Right? अब अकाउंटिंग का स्कोप सिर्फ बुक कीपिंग तक लिमिटेड नहीं है. अकाउंटिंग एक कंप्लीट प्रोसेस है जिसमें रिकॉर्डिंग से लेकर इंटरप्रिटेशन और कम्युनिकेशन तक सब कुछ इंक्लूड होता है. राइट? तो अकाउंटिंग इंक्लूड रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन. ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. सबसे पहले स्टेप ही रिकॉर्डिंग का है. सेकंड है अकाउंटिंग इंक्लूड क्लासिफिकेशन एंड समराइजेशन. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. ट्रांजैक्शन को लेजर में क्लासीफाई और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में समराइज किया जाता है. नेक्स्ट है अकाउंटिंग इंक्लूड्स इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन. यस, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करके यूज़र्स को यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है. एंड लास्ट स्टेटमेंट है अकाउंटिंग इज़ लिमिटेड ओनली टू बुक कीपिंग. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इनकरेक्ट है. बुक कीपिंग अकाउंटिंग का सिर्फ एक पार्ट है. अकाउंटिंग का स्कोप उससे काफ़ी वाइडर है. राइट? तो हमारा करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 ओनली. राइट? आई होप आपको इस वीडियो में कोई डाउट नहीं रहा होगा. इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी. राइट? थैंक यू सो मच.